हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की मल्टी स्टारर कॉमिक्स विनाश के दूसरे भाग के साथ। अगले ही पल मिस किलर आश्चर्यचकित हो गई। अरे अरे, यह लड़का तो सीधे हमारी तरफ आ रहा है। इसकी यह हिम्मत, मैं अभी इसे परलोक पहुंचाती हूं। ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव को ऐसे ऊर्जावारों को छकाने का अच्छा अभ्यास कराया हुआ था, इसलिए ध्रुव मिस किलर के ऊर्जावारों से बचता हुआ कुछ ही सेकंडों में मिस किलर तक पहुंच गया और अगले ही पल मिस किलर के हाथ में थमा हुआ यंत्र ध्रुव के हाथ में था और उससे अगले पल नागराज के हाथ में। नागराज कैच! नागराज ने पिस्तौल नुमा यंत्र हाथ में आते ही उसका रुख नागदंत की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। अरे अरे, यह क्या? अब मेरे शरीर में के सांप मरने लगेंगे। मैं जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि मिस किलर ने तेरे अंदर पहले भी ऐसा ही एक यंत्र डाला था जिसने नागश्री को समाप्त कर दिया, और चूंकि मिस किलर ने इसका प्रयोग तुझ पर ही पहली बार किया था, इसलिए उसे भी यह पता नहीं होगा कि यह यंत्र कितनी देर तक सक्रिय रहता है। इस कारण से मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मिस किलर ने इस यंत्र का कोई कार्ड भी तैयार कर रखा होगा और वही तुझे देकर तेरे शरीर के अंदर के यंत्र को नष्ट कर दिया होगा, वरना यह यंत्र तेरे शरीर में भी नागों को पैदा होने नहीं देता। यह ध्रुव का आइडिया है। अब देखना यह है कि मिस किलर ने वाकई ऐसा कोई कार्ड तैयार कर रखा है या नहीं, और यह जल्द ही पता करना होगा, वरना अपनी कमजोर हालत में मैं ज्यादा देर तक नागदंत पर काबू बनाए नहीं रख सकता। सोच ले नागदंत, इस यंत्र के कार्ड का प्रयोग करके बचेगा या मेरे हाथों से मरेगा। मैं नागदंत, यह नागराज की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आना। चाल हो या ना हो, मैं तो मारा ही जाऊंगा ना। मैं तो बताऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ नागराज ही मुझे बचा सकता है। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी और इसे भी, और ऐसा करना फिलहाल मामूली काम होगा क्योंकि तुम दोनों ही इस वक्त कमजोर अवस्था में हो और मेरे ऊर्जावारों को झेल नहीं पाओगे। दुष्ट दोगली, तुम मुझे ही मारने चली है। जल्दी करो नागदंत, इससे पहले कि यह हम दोनों को यमपुरी पहुंचा दे, मुझको सूक्ष्म यंत्रों को नष्ट करने का तरीका बता दो। पिस्तौल के पीछे बने गोले को अपने शरीर से सटाओ, यह सारे यंत्रों को उस स्पर्श बिंदु पर खींच लेगा और फिर एक हल्के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से उनको नष्ट कर देगा। यह मुझे तुमको सिर्फ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पिस्तौल तुम्हारे पास ही थी, और सिर्फ यह पिस्तौल ही अपने द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म यंत्रों को निष्क्रिय कर सकती है। नागराज ने गोले को शरीर से हटाया और कुछ ही पलों बाद असर सामने आने लगा। वाह, मुझे अपने शरीर में शक्ति वापस आती महसूस हो रही है, यानी सूक्ष्म यंत्र नष्ट हो रहे हैं। जल्दी करो नागराज, अब यह यंत्र मुझे दे दो। ओह, मिस किलर के अंधाधुंध ऊर्जावारों में से एक पिस्तौल को ही नष्ट कर दिया है। मैं मिस किलर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस किलर के कुछ समझने से पहले ही नागदंत उस पर टूट चुका था। धड़ाक! वाह क्या सीन है। इनकी दोस्ती और दुश्मनी में तो कोई फर्क ही नहीं है। अब मुझे बस इतना इंतजाम करना है कि मिस किलर नागदंत से दूर ना भाग पाए। नागराज की सर्वसेना ने नागदंत और मिस किलर को मजबूती से जकड़ लिया। अब तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं देखा हूं कि ध्रुव और नगीना कहां चले गए। ध्रुव और नगीना ज्यादा दूर नहीं गए थे। ओह मेरी मोटरसाइकिल! अभी तेरा भी हाल इस मोटरसाइकिल जैसा हो जाएगा ध्रुव। नगीना की तंत्र शक्ति तुझे भी जलाकर खाक कर देगी। तुम्हारी शक्ति का मुख्य स्रोत तुम्हारे गले में लटक रहा यह गोला है नगीना। अगर इसको मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं तो तुम्हारी तंत्र शक्तियां काफी हद तक बेकार हो जाएंगी। इतना तो मैं तुम्हारी बातों से सुनकर ही समझ गया था। उसके लिए तुझे मेरे पास तक आना पड़ेगा लड़के, और यह कर पाना तेरे बस की बात नहीं है। अगर तुमको हरा पाना मेरे बस का काम नहीं है तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो चला, जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। तेरी जिंदगी के तो अब कुछ ही पल बचे हैं ध्रुव, क्योंकि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे तू दुनिया के छोर तक भाग ले। मैं जानता था कि नगीना मेरे पीछे जरूर आएगी। इन खलनायकों के अंदर झूठे अहंकार की भावना बहुत तेज होती है और यही इनकी हार का कारण बनता है। अब नगीना को हराने के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, अपने स्टार लाइन और पेड़ की एक डाल। नगीना को यह पता ही नहीं था कि ध्रुव के पास वह दिमाग है जो तिनके से भी स्टील को काट सकने की क्षमता रखता है। जाएगा कहाँ वह मच्छर? अभी मैं उसको ढूंढ लूंगी। चारों तरफ दौड़ती हुई नगीना की नजरें अपने पैरों के नीचे नहीं देख रही थी। अगले ही पल नगीना का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था और तंत्र गोला जमीन पर पड़ा हुआ था। बड़ी मामूली सी चाल थी नगीना, लेकिन तुम इसमें चूहिया की तरह फंस गई।
ओह, तो तूने अपनी रस्सी से फंदा बनाया था, लेकिन इससे तू यह मत समझना कि नगीना बेबस हो गई है। नगीना अभी भी अपनी छिड़ तंत्र शक्ति से तुझे तो खत्म कर ही सकती है। अब नहीं नगीना, अब नागराज ध्रुव की मदद को आ गया है। वाह नागराज, आखिर तुमने उन दोनों को परास्त कर ही दिया। मैंने नहीं ध्रुव, हम दोनों ने। प्लान तो तुम्हारा ही बनाया हुआ था। अब इन तीनों को किसी सुरक्षित कैद में। अरे यह क्या, ये दोनों तो गायब हो गए। नगीना भी गायब हो गई है। नागराज, यह क्या हुआ नागराज? यह तीनों एकाएक गायब कैसे हो गए? मालूम नहीं ध्रुव, लेकिन देर सवेर इस रहस्य पर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तुमको कुछ दिखाना था नागराज, और वह चीज़ मैं तुम्हारे घर पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वहीं चलकर सब बताता हूँ। और फिर नागराज के महानगर स्थित बंगले पर, और फिर उस मसीहा के पास से मिले इस संगीत यंत्र और इस नक्शे को मैं यहाँ पर ले आया। देखने में तो यह नक्शा पुरानी नगरी का ही लगता है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। शायद भारतीय चैनल पर मसीहा वाली इस घटना के बारे में विस्तार से कुछ आ रहा हो। भारतीय चैनल पर समाचार जारी थे। प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने महानगर में 10 करोड़ की लागत से बनी नई अंतरिक्ष वेधशाला का उद्घाटन किया। स्टॉक मार्केट, खेल समाचार एवं मौसम की विस्तृत जानकारी इस ब्रेक के बाद। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। शायद आगे के समाचारों में कोई महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। सूचना वाकई काफी महत्वपूर्ण थी। इस प्रसारण को देखने वाले सभी धरतीवासियों सावधान, पृथ्वी का अंत होने वाला है। सिर्फ 36 घंटे बाद सारे पापी मरेंगे और सिर्फ वे ही बचेंगे जो प्रभु के दूत मसीहा की शरण में आएंगे। अरे ये तो वही आदमी है नागराज। आसमान से प्रभु का कहर टूटेगा। मेरे साथ प्रभु से दया की भीख मांगो और अपने प्राण बचाओ। इस संदेश की कैसेटें सारी दुनिया के अग्रणी टीवी चैनलों को भेजी जा चुकी है। सारी दुनिया कुछ ही देर में मसीहा के साथ होगी। आओ, प्रभु के दूत देवदूत मसीहा के पास आओ। क्या बकवास है। इस आदमी को मैंने पुरानी नगरी में कुछ देर पहले गुंडों के हमले से बचाया था। जो अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता, वह दुनिया की रक्षा कैसे करेगा? मैं भी इस पागल की बातों को बकवास मान लेता, जरूर मान लेता, अगर उसके पास यह अद्भुत यंत्र न होता तो। इसके कथन में कुछ सत्यता तो हो सकती है नागराज, और इस सत्यता को परखने के लिए मुझे अंतरिक्ष वेधशाला जाना होगा, क्योंकि इस मसीहा के अनुसार प्रभु का कहर आसमान से टूटेगा। यह जरूर किसी उल्का या धूमकेतु की बात कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी समय बर्बाद करोगे ध्रुव। मैं तो फिलहाल अपने समय उन 3 दुष्टों को ढूंढने में लगाऊंगा। शायद उन्होंने और मसीहा ने कोई स्कीम मिलकर बनाई हो। इस अभूतपूर्व प्रसारण से सभी लोग भौचक्के रह गए थे। यह क्या मजाक है मिस्टर पहलेजा? ऐसी कैसेटें हमारी चैनल पर चली कैसे? मुझे भी धोखा दिया गया मिस भारती। यह आदमी मेरे पास पर्यावरण संरक्षण पर बने एक संदेश की कैसेट लाया था। मैंने चलाकर भी देखी थी। उसमें इस संदेश के लिए मुझे डबल पैसे भी दिए थे, नगद। शायद जब मैं पैसे गिन रहा था तब उसने बड़ी सफाई से कैसेट बदल दी। बताइए मैं क्या करता? गलती तो हुई है मिस्टर पहलेजा, और इसका क्या असर होगा यह आप नहीं समझ रहे हैं। यह मैसेज एक बार भारतीय चैनल जैसे बड़े चैनल पर चल चुका है। इसको उदाहरण मानते हुए दुनिया के दूसरे बड़े चैनल भी इसको चलाने में कोई नुकसान नहीं समझेंगे, लेकिन जनता में आतंक फैल जाएगा। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी और दुनिया के खत्म होने से पहले ही हो जाएगा दुनिया का विनाश। भारती का डर बेबुनियाद नहीं था। जनता में आतंक फैलने लगा था। लोग घर छोड़कर जा रहे थे। कुछ किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे और कुछ लोग पृथ्वी का विनाश होने से पहले अपने सगे संबंधियों से मिल लेना चाहते थे। ध्रुव इस आतंक को रोकने की कोशिश में महानगर स्थित नई अंतरिक्ष वेधशाला में जा पहुंचा था। उन 2 धुरतों वेंकटराजू और डॉक्टर साहा के बेनकाब करके तुमने हमारे देश के स्पेस रिसर्च कार्यक्रम पर बहुत उपकार किया है ध्रुव। तुम्हारे लिए जो हमारे इस नई और अत्याधुनिक वेधशाला की सभी सुविधाएं हाजिर हैं। आपके मदद के प्रस्ताव के लिए मैं आभारी हूं डॉक्टर कादिर, परंतु फिलहाल मुझे ऐसी किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। आपने भारतीय चैनल पर हुए पृथ्वी के विनाश के प्रसारण के बारे में तो सुन ही लिया होगा। आप मुझे यह बताइए कि धरती से किसी उल्का या धूमकेतु के टकराने की संभावना कितनी है? संभावनाएं तो बहुत हैं ध्रुव, लेकिन कम से कम अगले 50 सालों तक कोई नहीं। हमारा अंतरिक्ष विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले ऐसे किसी खतरे को हम सालों पहले देख सकते हैं और उसके पथ से यह भी गणना कर सकते हैं कि वह पृथ्वी से कितनी दूरी से निकल जाएगा।
मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी उस पागल मसीहा की बातों पर यकीन कैसे कर रहा है, जबकि कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। डॉक्टर कादिर, डॉक्टर कादिर! क्या बात है प्रोफेसर कृष्णा, आप इतना घबराए क्यों हैं? ये फोटोग्राफ एक नए तारे के हमारे टेलीस्कोप में अभी अभी खींचे हैं। यह वास्तव में एक धूमकेतु है, एक विशाल धूमकेतु, और यह है इसकी कक्षा की रिपोर्ट। इसके अनुसार यह धूमकेतु पृथ्वी से टकराने जा रहा है अगले 36 घंटे के अंदर अंदर। कक्षा किसी ग्रह या तारे का पथ? असंभव, इतनी जल्दी यह धूमकेतु पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं सकता है। प्रोफेसर कृष्णा, इसे अभी अभी तो देखा गया है। पहुंच सकता है सर, यह धूमकेतु अन्य धूमकेतुओं की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज गति से सफर कर रहा है। यानी अगले 36 घंटों में पृथ्वी के तबाह हो जाएगा, विनाश हो जाएगा पृथ्वी का। हमको तुरंत प्रधानमंत्री को सूचना भेज देनी चाहिए। ओ भगवान, यानी मसीहा की बात सही निकली डॉक्टर कादिर, यह एक संगीत यंत्र है। क्या इसकी संगीत को आप किसी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं? इससे क्या होगा ध्रुव? शायद इससे मुझे पृथ्वी का विनाश रोकने में कोई मदद मिल सके। और फिर यह तरंग विश्लेषक सितारों से आने वाले सिग्नलों को रिकॉर्ड भी करता है और उनका विश्लेषण करके हमको यह भी बताता है कि वे किस प्रकार की तरंगे हैं और किस स्रोत से आई हैं। इस यंत्र के संगीत को भी इस पर चला कर देखते हैं। तरंग विश्लेषक ने संगीत का विश्लेषण शुरू कर दिया और साथ ही साथ डॉक्टर कादिर की आंखें फैलती चली गईं। या अल्लाह, यह संगीत तो किसी भी ध्वनि तरंग से मेल नहीं खा रही है। ऐसा तरंग ग्राफ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। देखा ही नहीं? इसका क्या मतलब है डॉक्टर कादिर? इसका मतलब है कि यह संगीत इस पृथ्वी का नहीं है, किसी और ग्रह का है यह संगीत। ओह, अब मैं कुछ समझ रहा हूँ। आप लोग पृथ्वी को अपनी तरह से बचाने की कोशिश कीजिए और मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से मसीहा ये यंत्र लाया है, और उस जगह को ढूंढने के बाद ही मुझे उस तरीके का पता चल सकता है जिससे कि पृथ्वी को बचाया जा सके। इधर ध्रुव करोड़ों जिंदगियों को बचाने का रास्ता तलाश रहा था, तो कहीं और एक जिंदगी को खत्म करने की जोड़ तोड़ हो रही थी। यह हम लोग कहाँ आ गए हैं? हम शीशे के चैम्बरों में कैद हैं। जरूर कोई हमको बंदी बनाना चाहता है। गलत, आप लोग मेरे बंदी नहीं बल्कि मेरे मेहमान हैं। ये शीशे के चैम्बर तो मेरे टेलीपोर्टेशन चैम्बर हैं, इसलिए आप लोगों को इन्हीं चैम्बरों के अंदर प्रकट होना पड़ा। मिस्र के एक पिरामिड में हैं आप लोग। स्वागतम, तुतनखामेन के दरबार में आपका स्वागत है। तुतनखामेन नाम तो बहुत सुना है, परंतु मुलाकात पहली बार हो रही है। इस तरह हमको बुलाने का क्या मतलब है? सहयोग मित्रों, सहयोग। कुछ तुम मुझे दे सकते हो और कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोगों की ही तरह नागराज ने मुझे भी शक्तिहीन कर दिया है। मेरा मुखौटा ही मेरी मुख्य शक्ति था। इस वक्त जो मुखौटा मैं पहने हुए हूँ यह नकली है, सिर्फ एक मुखौटा, इसमें कोई शक्ति नहीं है। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज और जादू का शहंशाह। और जब तक मैं अपनी असली मुखौटा नहीं पहन लेता तब तक मैं अपने सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट कर सकने की शक्ति, चाहे वह शरीर मृत ही क्यों न हो। तो तुम अपना मुखौटा पहन क्यों नहीं लेते? तुम तो अपने आप को अपराधियों का शहंशाह मानते हो। नागराज ने मेरे इस भ्रम को दूर कर दिया है। उसके द्वारा मेरा मुखौटा उतार लिए जाने के कारण मेरा मुखौटा इन पिरामिडों के नीचे बने असंख्य छोटी गुफाओं और सुरंगों के बीच कहीं पर बने शक्ति स्थल पर पहुंच गया है, और उन सुरंगों और गुफाओं में नागों का पहरा है। मेरी शक्तियां उन नागों पर व्यर्थ है। अगर नगीना और नागदंत उन सांपों को कब्जे में लेकर उससे शक्ति स्थल का पता लगा लें तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि मैं नागराज को खत्म कर दूंगा। सौदा तो आकर्षक है, लेकिन फिलहाल हमारी शक्तियां भी हमारे पास नहीं हैं, और बगैर नाग शक्तियों के हम नागों पर काबू नहीं पा सकते। तुम लोगों की शक्तियां एक बार मेरी बदौलत वापस आ चुकी हैं नगीना, उनको मैं दोबारा भी वापस ला सकती हूँ। बहुत अच्छे, तो फिर तय हो गया कि तुम मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारा। ये खलनायक आने वाले खतरे से अनजान थे, लेकिन पृथ्वी के विनाश की खबर पूरे संसार में फैल चुकी थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिरकार हो क्या रहा है? पृथ्वी के विनाश की धमकियां तो हम लोग दिया करते थे। यह धमकी नहीं, सच्चाई है ग्रैंड मास्टर। अब कोई दुनिया ही नहीं रहेगी जिसको खत्म करने की हम धमकी दे सकें। बोनावामन, तुम यहाँ पर कैसे? खैर छोड़ो, सिर्फ यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
सब कुछ खत्म होने वाला है ग्रैंड मास्टर रोबो, और उसको बचाने की कोशिश करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं धूमकेतु को नहीं रोक सकता। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन ध्रुव उससे बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल सकता है, और उसमें हम ध्रुव की मदद कर सकते हैं। तुम्हारा संगठन दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। ध्रुव राजनगर में नहीं है, और सिर्फ तुम ही अपने आदमियों की मदद से उसे ढूंढ निकाल सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो। बैठकर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है कि कुछ करके मौत से लड़ा जाए आखिरी दम तक। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब पृथ्वी तथा विनाश के मिलन का पल नजदीक आता जा रहा था। यह रहा वह विनाशकारी धूमकेतु, दिन के उजाले में भी नजर आ रहा है। मुझे बहुत जल्दी काम करना होगा, लेकिन इतनी बड़ी जगह में वह स्थान कैसे ढूंढा जाए जहां से मसीहा वह यंत्र लाया। 1 मिनट, वातावरण में यह बारूद की महक, यह महक उधर से आ रही है। मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। विस्फोट हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी बारूद से सना मलबा महक छोड़ रहा था। ये रही वह जगह। विस्फोट होने के सारे लक्षण यहाँ पर मौजूद हैं। एक दरार भी है, और नीचे जाने वाले सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं। मुझे नीचे जाना चाहिए। हे भगवान, यह क्या? तुम भी देवता का धन लूटने आए हो? उसी दुष्ट के साथी हो तुम भी। आ गए हो तो अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बांध दो इसको। इसके और इसके साथी के कारण ही हम पर प्रभु का कहर टूट रहा है। इधर ध्रुव एक नई मुसीबत में फंस चुका था, और लगभग इसी वक्त नागराज एक हेलीकॉप्टर में मिस्र की राजधानी कहिरा की तरफ बढ़ रहा था, और उसके साथ एक खास हमसफर। सोढांगी, तुम्हारा कहना एकदम सही लगता है। नगीना, नागदंत और मिस किलर ठीक उसी तरह से गायब हुए हैं जिस तरह से मेरा कहिरा यात्रा के दौरान कई अपराधी गायब हो गए थे। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज और जादू का शहंशाह। हो न हो इसके पीछे जरूर तूतेनखामेन का ही हाथ है। ये बात तो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज समुद्र जलयानों से भरा हुआ है। ये सारे लोग भी कहिरा की तरफ ही जा रहे हैं, पर क्यों? कहिरा के ऊपर मंडराते ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरे, ये सारे लोग तो पिरामिडों के पास के रेगिस्तान में एकत्रित हो रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, पर क्यों? ओह, बीच में एक आदमी एक रहस्यमय दंड लिए खड़ा हुआ है। एक आदमी रहस्यमय दंड हाथ में लिए हुए, जिसे मसीहा ने अपने टीवी प्रसारण में थाम रखा था। जरा मुझे दूरबीन तो देना सोढांगी। नागराज दूरबीन आंखों पर लगाते ही चौंक उठा। अरे, यह तो सचमुच मसीहा ही है। यह तूतेनखामेन के अड्डे के इतने पास क्या कर रहा है? जरूर यह मसीहा दुनिया के विनाश के लिए तूतेनखामेन और बाकी तीनों खलनायकों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही पिरामिड है तूतेनखामेन का अड्डा। हेलीकॉप्टर यहीं उतारो नागराज। नागराज पृथ्वी का विनाश रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पृथ्वी के अन्य वासी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं थे। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं, और आज पृथ्वी को बचाने के लिए हमको अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। पृथ्वी का विनाश करने के लिए आ रहे धूमकेतु को अपने रास्ते से हटाने या नष्ट करने के लिए हमको अपने पास के सारे न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? इसमें सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है राष्ट्रपति महोदय। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो न्यूक्लियर शस्त्रों का भंडार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम सब इस योजना में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, तो आप सब लोग अपने अपने देश की सभी न्यूक्लियर मिसाइलों का निशाना इस धूमकेतु पर लगा लीजिए। हम अपनी सभी मिसाइलें एक साथ ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ध्रुव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसकी कमरबंद में से हमको कुछ धातु की धारदार टुकड़े और यह यंत्र मिला है सरदार खबीना। यह यंत्र तो देवता के चरणों में रखा था, जिसे वह दाढ़ी वाला दुष्ट उठाकर ले गया था। इसके पास यह यंत्र मिलने के बाद अब कोई शक नहीं रहा कि यह उसी दुष्ट का साथी है। इसकी एक ही सजा हो सकती है, मौत की सजा। जिंदा जला डालो इसे। कुछ ही देर में ध्रुव के चारों तरफ लकड़ियां सजा दी गई थीं। अब हम पवित्र जल से देवों का आचमन करेंगे और प्रभु के इस दुष्ट की बलि स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। यह पानी, यही मेरे बचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। ध्रुव की एक ही सदी हुई किक से घड़े का पानी लकड़ियों पर आ गिरा। यह सचमुच दुष्ट प्राणी है। इसने पवित्र जल को लात मारी। शायद ये लकड़ियों को गीला करके जलने से बचना चाहता है, लेकिन हम गीली लकड़ियों को जलाकर इसे मारेंगे। लगा दो आग। सरदार का आदेश मिलते ही लकड़ियों को सुलगा दिया गया और गीली लकड़ियों से गाढ़ा धुआं निकलकर ध्रुव को अपनी आगोश में समेटने लगा। कुछ ही देर में धुआं उगलती गीली लकड़ियों ने आग पकड़ ली।
धुएं की मोटी चादर और आग की ऊंची लपटों ने कुछ मिनटों के लिए ध्रुव को कबायलियों के नजरों से ओझल कर दिया। और जब आग की लपटें खत्म होने लगीं, अरे खंबे के साथ तो कोई भी नहीं है, कहाँ गया वह दुष्ट? मैं यहाँ हूँ सरदार, और ना तो मैं उस दाढ़ी वाले का साथी हूँ और ना ही दुष्ट। अगर मुझे जरा सा भी आभास होता कि यह एक पवित्र स्थल है तो मैं बगैर आप लोगों की इजाज़त लिए यहाँ कभी नहीं आता। अपनी गंदी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू, पर तू आग से बचकर वहां कैसे पहुंच गया? मैंने लकड़ियों पर पानी गिराया ही इसलिए था ताकि मैं गीली लकड़ियों के धुएं की आड़ में अपने पैरों को मोड़कर हाथों तक ले जा सकूं और अपने बूट की हील में से रखे हुए तेज धार वाले औजार निकालकर आज़ाद हो सकूं। अगर यही काम मैं उन जंगलियों के नजरों के सामने करता तो अगले ही पल कई भाले मेरे शरीर को भेद देते और फिर धुएं की आड़ में ही मैं खंबे पर चढ़कर पास की दीवार पर कूद गया और नीचे देख रहे जंगली यह दृश्य देख ही न पाए। मैं बचा सिर्फ इसलिए हूं सरदार क्योंकि प्रभु शायद मुझे मारना नहीं चाहते। क्यों, ठीक है ना? गलत। तुम बचे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि प्रभु तुमको आग से नहीं मारना चाहते। वे तुमको बेकार जाने देना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम इस विशालकाय छिपकली का भोजन बनकर अपने प्राण गवाओ। ये उसी प्रकार की विशालकाय छिपकली का वार था जैसी एक अन्य छिपकली का नागराज तक ठीक से सामना नहीं कर पाया था। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें इच्छाधारी। जबकि नागराज ने कई जबरदस्त शक्तियां मौजूद थीं, ध्रुव तो एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। और इसी वक्त वहां से दूर काहिरा के पिरामिडों के नीचे बनी गुफाओं और सुरंगों की भूल भुलैया में सौडांगी नागराज को उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। बस नागराज, हम तुतैनखामेन के अड्डे तक पहुंचने ही वाले हैं। अगली 2 सुरंगें पार करते ही तुतैनखामेन का इलाका शुरू हो जाता है। बड़ा रहस्यमय है सब कुछ। लेकिन तुम तुतैनखामेन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? और इतने सालों तक तुम पिरामिडों के नीचे क्यों रह रही थी? मुझे अभी यह एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारी गुजरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुतैनखामेन हमारे युगों पुराना दुश्मन है नागराज, और मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह रही थी। यहाँ पर तो इच्छाधारी नागों का एक पूरी बस्ती बसी हुई है। उसमें से कई मेरे संबंधी और रिश्तेदार भी हैं। वे यहाँ पर क्यों रहते हैं? अगर वे चाहें तो किसी और सुरक्षित स्थानों पर अन्य इच्छाधारी नागों के साथ रह सकते हैं। चाहो तो मैं उनको नागद्वीप भिजवा दूं। नहीं नागराज, उनको यहीं पर रहना होगा। सिर्फ वे ही तुतैनखामेन जैसी दुष्ट आत्माओं का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इनका जादू उन नागों पर नहीं चलता। अगर वे सर्प भी यहाँ से चले गए तो इन पिरामिडों में रखी कई शक्तियों को ये दुष्ट लूट लेंगे, और उन शक्तियों और अपार धन की को कब्जे में करने के बाद तुतैनखामेन जैसा महाखलनायक अजेय हो जाएगा। मेरे संबंधी नाग यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए रहते हैं। फिर तुम मेरे साथ क्यों चली आई सौडांगी? मुझे दुनिया घूमने का शौक है नागराज, और यह शौक तुम्हारे साथ रहकर पूरा भी हो रहा है। वैसे भी यहाँ पर एक नागिन के कम हो जाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। फर्क तो तुम दोनों के दुनिया से कम हो जाने पर बहुत पड़ेगा नागराज और सौडांगी। तुतैनखामेन की मम्मी से ना? मगर ये सुरंगें तो तुतैनखामेन के इलाके से नहीं आती। लगता है तुझे यहाँ से गए काफी समय हो गया है सौडांगी। अब ये सभी सुरंगें तुतैनखामेन यानी फराओ के साम्राज्य से ही मिला ली गई है, और तेरे सभी साथी नागों को बंदी बना लिया गया है। अब तेरी आंखों के सामने ही उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। बंदी बना लिया गया? असंभव। तुतैनखामेन और तुम लोगों की शक्तियां उन पर बेअसर थीं। तुतैनखामेन की मम्मी सेना को तो मैंने नष्ट कर दिया था, और उसका मुखौटा गायब होने से उसकी कई अन्य शक्तियां भी नष्ट हो गई थीं। फिर ये मम्मियां कहां से आईं? फराओ ने हमको मुखौटा लुप्त होने से पहले ही दूसरी आत्माएं डालकर जीवित कर दिया था नागराज, परंतु हमारा इस्तेमाल करने से पहले ही तुमने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। तो फिर जैसे मैंने उनको खत्म किया था वैसे ही तुमको भी खत्म कर दूंगा। हम उन मम्मियों की तरह नहीं है नागराज। वे बहुत प्राचीन मम्मियां थीं जो तुम्हारे वार से टूट गई। हम ऐसे नहीं हैं, हम नहीं टूटेंगे। हम तुझे तोड़ेंगे और तू हमें मार नहीं सकता, क्योंकि हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। यह सही कह रहा है। मेरी किसी भी शक्ति का इन पर असर होने वाला नहीं, इसलिए इन पर अपनी शक्तियों का दूसरी तरह से वार करना होगा। तू कुछ भी कर ले नागराज, हमसे बच नहीं सकता। अच्छा तो फिर आओ, पकड़ लो मुझे। बस इतना ध्यान रखना कि इससे पहले मैं तुमको ही ना पकड़ लूं। अब ये एकदम ठीक जगह पर खड़े हैं। बाकी का काम छत पर चिपके मेरे सांप कर देंगे, जिन्होंने ऊपर के चट्टानों को खोद खोद कर ढीला कर दिया है।
ये दोनों तो अपना क्रियाक्रम करवा चुके सौडांगी, तो फिर इसका क्रियाक्रम मैं कर देती हूँ। नहीं सौडांगी, इसको जान से मत मारना। इसकी बातों से लग रहा है कि पिछले कुछ समय से इस जगह में काफी बदलाव आया है। शायद तूतेन खामेन ने अपना अड्डा भी बदल दिया हो। अगर ऐसा है तो यह मुर्दा हमको उस तक ले जाएगा। नागराज तो अपने दुश्मन के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन ध्रुव अभी अपनी मंजिल से दूर था। ओह, इतनी विशालकाय होने के बावजूद भी यह छिपकली काफी फुर्तीली है। अगर एक बार इसने मुझे अपने पंजे में के नीचे दबा लिया तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले इसकी फुर्ती को कम करना होगा और उसके लिए इसके पैरों का ऐसा इंतजाम करना होगा ताकि यह तेजी से न चल पाए। हॉर्नटोड्स को तेजी से चलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास वार करने के लिए पंजों के अलावा और भी हथियार थे। इन जानवरों की पूंछें भगवान ने क्यों बनाई हैं? ऐसे इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। वैसे तो ऐसे विशालकाय जानवरों को कब्जे में करने के लिए बेहोशी वाले डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन जंगलियों ने मेरी बेल्ट में बाकी चीज़ों के साथ साथ नर्व गैस कैप्सूल भी निकाल लिए हैं। दूसरा तरीका इनको जाल में फंसाकर बांध लेने का है, लेकिन यहाँ पर न तो फंसाने का चीज़ है और न ही बांधने। एक मिनट, बांधने की चीज़ तो है, पर मुझे इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगले पल ध्रुव एक तरफ लपक गया। ये दोनों खंबे काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। यह छिपकली इसको गिरा नहीं पाएगी। अब मैं अपनी नाइलो स्टील की स्टार लाइन का एक सिरा इसकी खंबे में बांध दूंगा और दूसरा सिरा लेकर छिपकली के गले में फंदा डालते हुए स्टार लाइन का दूसरा सिरा इस खंबे से खींचकर बांध दूंगा। अब हॉर्नटोड्स बेबस था। अरे, इसने सरीसृप को बेबस कर दिया। टूट पड़ो इस पर चारों तरफ से, मार डालो इसे। चारों तरफ से कबायली ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे और ध्रुव के पास उनको रोक सकने का कोई तरीका नहीं था। उधर तूतेन खामेन की आधा योजना पूरी हो चुकी थी। हमने तुम्हारा काम तो कर दिया तूतेन खामेन, पर अब तुम अपना वादा कब पूरा करोगे? हाँ, तुमको नागराज को मारना है। उसके लिए तुम नागराज तक जाओगे या नागराज को अपने जादू द्वारा यहाँ पर बुला लोगे? तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं विनाश के तीसरे भाग के साथ। धन्यवाद।